Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students. इलेक्शन कमीशन आपके पास वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आपकी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, जिसको कहते हैं थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन उसमें भी फ़र्क है। हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जो आपका नेशनल लेवल पे है, वो क्या करता है, और जो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है आपका, वो क्या करता है। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि इसका आर्टिकल कौन सा है। आपके इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है जी 324। ये इसमें आता है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो होता है वो 324 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग उसमें से पावर ड्राइव करता है अपनी। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा बोल रहा है वो क्या है कि करंटली 1 CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 EC इलेक्शन कमिश्नर। मतलब कि हमारे पास आज प्रेजेंट की डेट में 1 CEC होता है, मतलब कि एक हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन हम जब उनको अपॉइंट करते हैं तब हम उनको इलेक्शन कमिश्नर्स ही बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास टोटली कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उन तीनों में से एक को चीफ बना देता है। चीफ बनाने का मतलब ये है कि आप उसको एक हायर पोजीशन दे रहे हो, लेकिन आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हायर पोजीशन उसको मिल रही है, लेकिन उसको पावर्स जो है वो इन 2 ECs के बराबर, मतलब कि इन दोनों के बराबर ही पावर उनकी रहेगी। उसकी अकेले की पावर इनसे राइज नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो एक, जिसको कहते हैं एक स्पोक्स पर्सन की तरह, जिसको कहते हैं एक अपना फंक्शन निभाता है कि जो भी एक, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन देनी हो बिल्कुल एक हाईएस्ट लेवल पे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका देता है। लेकिन उसको एक, जिसको कहते हैं एक सपोर्ट के तौर पे आपके इलेक्शन कमिश्नर्स भी उनके साथ बैठे होते हैं। ये चीज़ भी नोट होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है इसका। एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन का आपका ऑफिस है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फंक्शंस को लेके, या अपनी पावर्स को लेके, या अपने अधिकार को लेके किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये किसी से पूछेगा नहीं कि मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। इसका जो काम है या इसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसने क्या काम करना है, कैसे करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया हुआ है कि उसने क्या करना है। अब इलेक्शन कमीशन जो आपका कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाता है, वो आपको पता है कि वो किससे, कौन अपॉइंट करता है आपका पावर को। वो अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट। ये चीज़ भी आपको पता है कि अपॉइंट कौन करेगा, अब प्रेसिडेंट करता है। अब इसका हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है ऑफिस आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं उसका क्या है। टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो मेन, इस जिसको इसके लिए बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्यों बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इसलिए बनाया था कि हमारे देश में जो मतदान होते हैं, या जिसको कहते हैं इलेक्शंस होती हैं, वो फ्री एंड फेयर हो सकें। फ्री एंड फेयर मतलब कोई भी उसमें रिग्ड ना हो चीज़। रिग्ड इन द सेंस कि कोई भी उसमें गलत तरीके से कोई पावर में ना आ जाए। जो भी आए वो थ्रू प्रॉपर चैनल, या जो एक डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के जिसको कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी के नियम हैं उनके अनुसार ही जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराई जाएं। ये इनका ऑब्जेक्टिव रहता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमने सभी ने 10th और 12th पास की होती है और हमें पता है कि हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एक सुपरिटेंडेंट बैठा होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे उधर एक सुपरिटेंडेंट बैठा होता है आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा होता है, वैसे ही आपके जो पोल्स हैं या जो आपकी इलेक्शंस हैं उनको सुपरिटेंडेंट्स कौन देता है, उनको सुपरिटेंडेंट देता है आपका इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर उसमें पूरी एक जिसको कहते हैं डायरेक्शन फॉलो करवाता है अपने स्टेट इलेक्शन जो चीफ होते हैं उनको और सुपरिटेंडेंट्स करते हैं ये पूरी इलेक्शंस को। अब एक और चीज़, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की वो कौन कौन सी इलेक्शन में है। अब हम देखेंगे कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन सी इलेक्शन करवाता है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहला ए पार्ट है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, इन दोनों की इलेक्शन कौन करवाता है, इन दोनों की इलेक्शन करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन। ये दोनों की इलेक्शन कौन करवाता है, लोकसभा और राज्यसभा, और जिसको दोनों को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, कौन कराता है, आपका इलेक्शन कमीशन। अब सेकंड बोल रहा है इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब इस स्टेट लेजिस्लेचर में कौन है, जो आपके एमएलएस की इलेक्शन होती है स्टेट के अंदर, एमएलए की इलेक्शन होती है आपके स्टेट के अंदर, और आपके जो जहाँ पे कई स्टेट्स में राज्यसभा भी हैं तो वहाँ पे उनकी भी जो इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, आपका इलेक्शन कमिश्नर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या करते हैं। नेक्स्ट ये आपकी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। ये दोनों की इलेक्शन भी कौन कंडक्ट करवाता है, आपका इलेक्शन कमीशन। ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कह लीजिए या एक जिसको कहते हैं एक अपने आप में एक विरोधाभास है ये कि इलेक्शन कमीशन का काम जब स्टेट लेजिस्लेचर में है, स्टेट लेजिस्लेचर की वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन सेम टाइम पे क्या होगा, वो जो आपका नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये जो एक्सेप्शन या एक जिसको कहते हैं विरोधाभास है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है जो सेंट्रल लेवल पे है वो आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता। वो कौन करवाता है आपका, वो आपके सामने लिखी हुई है स्टेटमेंट कि वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपका होगा वो सिंपली आपकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। नेशनल कमीशन को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपके इलेक्शन जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स क्या दी गई हैं कि वो इंडिपेंडेंट होके किसी भी दबाव से बच के अपना काम कर सकता है। तो देखते हैं क्या है। अब देखें इंडिपेंडेंस क्या है, प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब सुनिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको मैंने एक काम पे रखा हुआ है, लेकिन
आपको निकालने की ताकत मेरे पास है। तो आप जो काम करेंगे वो कभी भी खुल के नहीं कर पाएंगे। आप डर के काम करेंगे, आप मेरे कहने पे काम करेंगे, आप मेरे अगेंस्ट काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मैं आपसे गलत भी क्यों ना करवा रहा हूँ। लेकिन जब एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बोल देता हूँ कि मैंने एक बार आपको अपॉइंट कर दिया, तो आपको 6 सालों तक उधर से कोई छेड़ नहीं सकता, आपको 6 साल तक कोई भी निकाल नहीं सकता, या जब तक आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, जिसको कहते हैं कि रिटायरमेंट की एज पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता उस पोजीशन से। तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे मेरे को जब कोई हटा नहीं सकता, मेरे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, तो मैं वो काम करूँगा जो सही हो, जो सही हो, ठीक तरीके से होने वाला हो, वो काम करूँगा, मैं किसी के दबाव के अंदर काम नहीं करूँगा। तो ऐसा ही इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में साफ दिखता है। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो होती है एक काम करने की जो एक बुनियाद है, या एक जिसको कहते हैं पोजीशन की एक सेट लिमिट है, वो कितनी है, 6 ईयर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसको कहते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसको कहते हैं कि जैसे हमें, आपको पता है कि आजकल प्राइवेट जॉब्स होती हैं, उनमें क्या होता है, हायर एंड फायर। हायर एंड फायर किसके हाथ में होता है, हायर एंड फायर होता है आपके मालिक के हाथ में। लेकिन जब मालिक ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और हायर एंड फायर की पावर उसमें चलती नहीं है, वो किसी के पास है ही नहीं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से ही निकाला जा सकता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से निकालना कैसे होगा पॉसिबल, वो हम अभी देखते हैं अगले नेक्स्ट पोस्टुलेट में, कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको या उनके मेंबर्स को कैसे निकाला जा सकता है, वो देखिए कैसे निकाला जा सकता है। रिमूव्ड एज ऑन सेम ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए कितनी हार्ड स्टेटमेंट है कि अगर आपने एक इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से निकालना है, तो आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना होता है, वैसे ही उसको निकालने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे निकलता है जी आपके अपनी पोजीशन से बाहर। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपने निकालना है, तो आपको लोकसभा के अंदर क्या करना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा उसके खिलाफ। वो बिल फिर पास करवाना पड़ता है आपको, जिसको कहते हैं लोअर हाउस से या लोकसभा से। फिर वो बिल राज्यसभा जाता है, वहाँ से पास करवाना पड़ता है, और वो पास भी होना चाहिए आपका स्पेशल मेजॉरिटी से। वो जब दोनों हाउसेस से पास हो जाए, और जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की उस फलाने जज पे, जिसको कहते हैं एक धाराएं, या जिसको कहते हैं एक इल्ज़ाम लगे हों, वो जब प्रूव हो जाएं कोर्ट के अंदर, जिसको कोर्ट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर वो बिल आपका भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट चाहे या ना चाहे तब भी उसको वो निकाल सकता है या रख सकता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके ही आप एक इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो आपको देख लिया आपने कि ये कितना एक हार्ड प्रोसेस है उनको अपनी पोस्ट से हटाना। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको हटाया कैसे जाता है। तो आगे चलते हैं इसमें। आगे हमारे पास है जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका नाम है यूपीएससी। अब आपको पता है कि यूपीएससी क्या होता है, आपने सभी ने सुना होगा कि ये एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन नहीं, ये एग्ज़ाम के अलावा एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या करती है आपकी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, ये एक ही फंक्शन करती है, वो क्या करती है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया।
कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है कि जो आपकी सेंट्रल में कोई भी जॉब की, या जिसको कहते हैं सर्विसेज, जॉब तो नहीं कह सकते, सर्विसेज कैसे कहते हैं उनको हम एक डिसेंट लैंग्वेज में, जो भी सर्विसेज होती हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको रिक्रूट करती है कौन? यूपीएससी। अब सेकंड पोस्टुलेट में हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने से क्या होता है? क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 315 टू 323, मतलब कि इंडिपेंडेंट बॉडी है ये आपकी। और पार्ट क्या है इसका? पार्ट है इसका 14। तो ये करती क्या है? ये आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये आपको पता है सभी को। कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो अब हम पहले इसकी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक बॉडी में कौन कौन से लोग होते हैं और कितने लोग होते हैं। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड यूजली 9 to 11 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए कि इसमें एक चेयरमैन होता है और यूजली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो 9 to 11 की नंबरिंग है, 9 to 11 की नंबरिंग है, इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी नंबरिंग नहीं दी हुई, लेकिन ये जो 9 to 11 का फिर भी हम मेंबर एक बनाते हैं, वो सिंपली एक प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पे बनाता है। और टाइम, जिसको कहते हैं वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, वक्त को मद्देनज़र क्यों रखता हूँ कि आज की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ही इसकी मेंबरशिप जो है वो डिसाइड होती है। अब इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, मतलब कि आप उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इनके मेंबर्स को या इनके चेयरमैन को, जब आपकी एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी उनके खिलाफ ख़त्म हो चुकी हो। तो उसका रिज़ल्ट जब आ जाए कि हाँ जी ये जो इल्ज़ाम लगे थे फ़लाने मेंबर पे या फ़लाने चेयरमैन पे वो सही साबित होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर जो आपका प्रेसिडेंट है वो उस मेंबर को या उस चेयरमैन को रिमूव कर सकता है। अब इस जिसको कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इंडिपेंडेंस और टर्म देखते हैं, क्योंकि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि जो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी उसको एक काम करने का इंडिपेंडेंस या फ्रीडम मिली होगी, जिसकी वजह से वो किसी भी दबाव के अंदर काम नहीं करेगी। इंडिपेंडेंस क्या है इसका? रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, कि इनको निकाल कौन सकता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। निकालने की ताकत कौन रखता है? प्रेसिडेंट। अब सेकंड में देखिए आप कि इनकी सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स वो किस पे चार्ज होता है? वो चार्ज होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज क्यों होता है? क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड में पैसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड का जो पैसा होता है उसमें वोटिंग नहीं होती। वोटिंग इन द सेंस, आपको पता है जब भी आपका बजट आता है तो बजट पे वोटिंग होती है, उसको वोट कहते हैं। जो वो वोट होता है एक बिल की, मनी बिल की फॉर्म में वोट होता है, फिर आपका पैसा ट्रेजरी से निकलता है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है कि उस पे वोटिंग नहीं करनी पड़ती, इसीलिए वो अपनी सैलरीज के लिए पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। जब वो पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो अपना काम उनके अलावा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी किसी और के हाथ में है तो मेरे को उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा जो मुझे वो बोले। तो ये भी इनको एक इंडिपेंडेंस या एक फ्रीडम दिया गया है कि इन पे कोई भी प्रेशर ना बनाया जा सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 years और 65 ईयर ऑफ एज, मतलब कि इनका टेन्योर भी जो है वो सर्विस का फिक्स होता है, 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए। अब हम पढ़ेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का रोल क्या है, एग्जैक्ट रोल ऑफ यूपीएससी, कि यूपीएससी का रोल क्या है।
वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया। वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया मतलब कि ये रखवाला है किसका, मेरिट सिस्टम जो है हमारे इंडिया का। मतलब कि जो भी हमारे यहाँ एक कंपटीशन का लेवल वो जो बना रहे, साफ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, उसको वो एक रखवाला है या उसको वो एक प्रोटेक्शन देता रहता है यूपीएससी। और ये करता क्या है मेनली, कंडक्ट्स ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज। कि कंडक्ट क्या करवाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ग्रुप ए के और ग्रुप बी सर्विसेज के। ग्रुप ए के एग्ज़ाम आपको पता है कितने होते हैं, जो आपका एक जिसको कहते हैं आपका आईएएस का पेपर ही आप कहते हैं, उसमें भी आपकी 12 सर्विसेज के पेपर एक जिसको कहते हैं एग्ज़ाम के थ्रू हो रहे होते हैं। वो आप कभी देखें उनकी जो आपकी एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें 12 सर्विसेज मेंशन होती हैं और उसमें आईएएस की जो पोस्ट होती हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे हमारा यूपीएससी है वैसे ही हमारा उन्हीं या आर्टिकल्स और उन्हीं पार्ट के ऊपर स्टेट पब्लिक कमीशन का गठन किया गया है। स्टेट पब्लिक कमीशन का गठन क्यों किया गया है कि एक क्या जैसे आपकी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, एक स्टेट में भी वैसी होगी तो वो स्टेट का काम कर पाएगी। अब इसमें देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या है। सबसे पहले आर्टिकल्स सेम रहते हैं, इनके पार्ट भी सेम है और कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर्स मेंबर्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। अब इसमें देखें कि एक चेयरमैन होता है जिसको कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। और जैसे हम उसमें देख रहे थे यूपीएससी के मैटर में कि हमारा जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी वो थी 9 to 11, लेकिन इधर जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ होगी वो गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशन मतलब अपने जो उसकी सोच समझ के आधार पे वो मेंबर डिसाइड करेगा कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और ये इनका इंडिपेंडेंस और जिसको कहते हैं एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का पॉइंट है कि इनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कितनी है, 6 ईयर्स। और यहाँ पे एज का फ़र्क है, एज का फ़र्क कितना है, 62 ईयर्स ऑफ एज इनकी होती है सर्विसेज पूरा करने की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ऑल आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। कि सभी मेंबर जो हैं वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, लेकिन जो मेंबर्स या चेयरमैन हैं वो रिमूव किससे होंगे, रिमूव करेगा उनको प्रेसिडेंट ही। उनको गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि ये उनकी एक इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को, काम करने की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट रखा गया है कि स्टेट्स में उनको अपॉइंट कर सकता है कौन, गवर्नर, लेकिन रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ओनली। अब नेक्स्ट उनका एक इंडिपेंडेंस का या फ्रीडम का जो उनके सिक्योरिटी ऑफ टेनर का हम देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। सैलरी अलाउंस उनकी, पेंशन उनकी कहाँ पे चार्ज होती होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये पॉइंट भी आपको पहले समझा चुका हूँ मैं यूपीएससी के केस में। अब इनका रोल देख लेते हैं क्या है। रोल क्या है इसका, स्टेट सर्विसेज पब्लिक कमीशन का, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन का क्या है रोल। वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन स्टेट, कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर स्टेट सर्विसेज। ये दोनों चीज़ें क्लियर है कि कैसे स्टेट में मेरिट को बनाए रखना है, कैसे स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। अब हम इन दोनों की तर्ज पे एक थर्ड बॉडी देखेंगे जो बहुत बार बहुत स्टेट्स के लिए बनाई जाती हैं, जिसका नाम है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके आगे मैंने साफ लिखा है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही बनती होगी और बनाई जाएगी हमेशा। अब जॉइंट लिखा हुआ है तो जॉइंट का मतलब क्यों है, जॉइंट का मतलब कि ये एक से ज़्यादा 2 या 3 स्टेट के लिए भी एक स्टेट पब्लिक कमीशन बनाया जा सकता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं,
वो ऐसा तभी करते हैं जब डिमांड होती है, ज़रूरत होती है, तभी ऐसा किया जाता है कि एक या दो या तीन स्टेट का एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है। और इसको हम आगे स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि ये क्यों करते हैं हम ऐसा। अब ये देखिए कि क्रिएटेड फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्या यहाँ पे प्रूव हो रहा है हमारी बात का कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब अगर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन बनाई क्यों जा रही है? बनाई जा रही है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तर्ज पे, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन बनाई किस लिए जा रही है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न। मतलब कि अगर दो या तीन स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स जो हैं, वहाँ पे जो उनके हाउसेस हैं, लोअर कह लीजिए अपर कह लीजिए, वो हाउसेस स्टेट लेजिस्लेचर जब रिक्वेस्ट करें कि उनको एक ऐसी जिसको कहते हैं सर्विस कमीशन चाहिए, तो उनको वो बना के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म में दिया जाता है। अब इसका हम थोड़े से पढ़ लेते हैं कि ये क्या करता है। इसमें होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए कि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है, 6 ईयर और 62 ईयर्स की एज इनमें होती है, और रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। अब ये जो रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट है, ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि वो अपॉइंट भी कर रहा है, और इसमें एक चीज़ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक जो चीज़ करती है कि जो आपका जॉइंट सर्विस कमीशन होता है, वो रिक्वेस्ट किसको देनी पड़ती है? जो स्टेट लेजिस्लेचर को, वो देनी पड़ती है प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ एक ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और फिर प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। लेकिन स्टेट पीएससी के केस में क्या हो रहा था कि गवर्नर अपॉइंट कर रहा था, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा था। तो यहाँ पे जब एक बार स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक कंसेंट या एक अपना डिसीजन दे देती हैं प्रेसिडेंट को कि आप अपॉइंट करें हमारे जॉइंट पीएससी को, तो फिर अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनको एक्सटेंड करते जाएंगे आगे, और हम डायरेक्टली अब सीधा इन पे आ जाएंगे कि हमने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ के ही ख़त्म करनी है 1 बाय 1। इनका टोटल नंबर 12 है। तो हमें नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अभी आज 3 हुई हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कम से कम वो आधी और हो पाएँ, और आधी उससे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सकेंगी हम कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।